Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। 25 फरवरी 2026 इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, खचाखच भरी है। अचानक वहां एक भारतीय प्रधानमंत्री खड़े हैं और कहते हैं शालोम, नमस्ते। यह सिर्फ एक साधारण ग्रीटिंग नहीं था, यह दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला एक ऐतिहासिक पल था। दशकों तक भारत इजराइल के साथ खुलकर दोस्ती करने के लिए एक हिस्टोरिकल हेजिटेशन, एक ऐतिहासिक संकोच महसूस करता था, लेकिन आज यह एक अनइनहिबिटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी किसी भी बाधा के बिना रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम एक गहरी डुबकी लगाएंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे पीएम मोदी की 2017 और 2026 की इजराइल यात्राओं में एक डिफेंस से लेकर खेती तक सब कुछ बदल कर रख दिया है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब पीएम मोदी ने नेसेट में 1.4 बिलियन भारतीयों की तरफ से बात की, तो उन्होंने याद दिलाया कि हमारा रिश्ता आज का नहीं, 2000 साल पुराना है। क्या आप जानते हैं कि बुक ऑफ एस्थर में भारत को होडू कहा गया है? पूरी दुनिया में भारत इकलौती ऐसी सभ्यता है जहां ज्यूज यानी यहूदियों पर कभी कोई सरकारी या सामाजिक अत्याचार प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। इसके कुछ शानदार एग्जाम्पल देखिए। नवानगर के महाराज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड में जीव बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी थी। 1971 के युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, भारतीय सिनेमा को आकार देने वाले एडविन मायर्स और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रूबेन डेविड, ये सभी भारत के ही यहूदी हैं। यह एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है जो हमारी दोस्ती की असली नींव है। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती में एक शेयर्ड ट्रॉमा यानी साझा दर्द भी है, और वो है आतंकवाद। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों को बारबारिक टेररिस्ट अटैक कहा। उन्होंने इसे भारत के 26/11 मुंबई हमलों से जोड़ा, जहां आतंकियों ने खास तौर पर नरीमन हाउस के इजरायलियों को निशाना बनाया था। भारत ने इजराइल को बर्बरता के खिलाफ एक सुरक्षा दीवार बताया है। लेकिन जहां यहां भारत की कूटनीति देखिए। इतना सपोर्ट के बाद भी भारत ने गाजा पीस इनिशिएटिव और शांतिपूर्ण 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी खुलकर समर्थन किया। इसे कहते हैं असली डिप्लोमेसी, दोस्त का साथ भी देना और क्षेत्र में शांति की बात भी करना। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जुलाई 2017 का वो ऐतिहासिक पल जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार इजराइल की धरती पर कदम रखा था। इसी यात्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आया, डॉक्ट्रिन ऑफ डी हाइफेनेशन। इसे आसान भाषा में समझें तो पहले भारत जब भी इजराइल से बात करता था तो उसे बैलेंस करने के लिए फिलिस्तीन का भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता था। 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल की स्टैंड अलोन यात्रा की और फिलिस्तीन नहीं गए। इसका मतलब था कि अब हम दोनों देशों के साथ अलग अलग और आजाद रिश्ते रखेंगे। इस यात्रा में कई इमोशनल पल भी आए, जैसे 1918 में हाइफा को आजाद कराने वाले 900 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना और 26/11 के 11 वर्षीय सर्वाइवर मोशे पुल्सबर्ग से मिलना। इसने इस रिश्ते को जनता के दिलों से जोड़ दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, डिफेंस। आज इजराइल अमेरिका और रूस के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, और अब हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं बल्कि को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने आयरन बीम का नाम सुना होगा। यह इजराइल का लेजर वेपन है जो ड्रोन्स को बहुत सस्ते में मार गिराता है। भारत इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहा है। साथ ही एरो एंड बराक 8 मिसाइल सिस्टम पर भी काम हो रहा है। आपको एक बड़ा इंसाइडर फैक्ट बताता हूँ। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ भारत का 88 आवर्स का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ था। उस समय इन्हीं इजराइल हाईटेक वेपन्स और एयर डिफेंस ने भारत को एक डिसाइसिव एज दिलाई थी। यही कारण है कि यह पार्टनरशिप इतनी क्रिटिकल है। क्या आपको लगता है कि इजराइल से हम सिर्फ हथियार लेते हैं? बिल्कुल नहीं। इजराइल ने रेगिस्तान में खेती करने का जो चमत्कार किया है, वो भारत के किसानों की आय बढ़ा रहा है। भारत भर में 43 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं जो हर साल 5 लाख किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगे चलकर
इन्हें 100 तक बढ़ाया जाएगा। राजस्थान जैसे सूखे इलाके में आज किसान खजूर और ओलिव्स उगा रहा है। पानी की बात करें तो इजराइल अपने 90% वेस्ट वाटर रिसाइकिल करता है। आज वो यूपी जल निगम लक्षद्वीप से पानी साफ करने और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हमारी मदद कर रहे हैं। इसराइल ने तो अपने दिल्ली एम्बेसी में एक वाटर अटैचे तक नियुक्त किया है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही ये सुविधा है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए दोनों देशों ने $40 मिलियन का एक जॉइंट 14F फंड यानी इनोवेशन ब्रिज बनाया है। यह उन स्टार्टअप्स को 70% तक की फंडिंग देता है जो कुछ नया बना रहे हैं। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल सुनिए। रैलिस इंडिया सूखा झेलने वाले मक्के की फसल यानी ड्रॉट टॉलरेंट कॉर्न बना रही है। सैनिकुलिस नाम की कंपनी ग्लूकोमा यानी आंखों की बीमारी के सस्ते सर्जिकल डिवाइस बना रही है। और ड्रोन्स को गिराने वाले टेक्निकल सिस्टम्स पर काम हो रहा है। यह बड़ी विजन को देखकर टाटा, विप्रो और रिलायंस जैसी बड़ी इंडियन कंपनीज ने भी अपने इसमें भारी इन्वेस्टमेंट किया है। यानी भारत का टैलेंट और इजराइल का R&D मिल जाए तो कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब जरा दुनिया के नक्शे पर जूम आउट करते हैं। ये दोस्ती अब सिर्फ भारत और इजराइल तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की। आसान शब्दों में यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने का एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को अरब देशों और इजराइल होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इससे भी बड़ा एक खुलासा हुआ 2026 में। हेक्सागोनल सिक्योरिटी अलायंस भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर एक डिफेंस अलायंस बना रहे हैं। इसका सीधा मकसद क्या है? टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रहे कट्टरपंथी गठबंधन को काउंटर करना। ये दिखाता है कि भारत अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। इन सब कूटनीतिक बातों के बीच ह्यूमन ब्रिज को नहीं भूलना चाहिए। इसराइल के में करीब 1 लाख भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं। पीएम मोदी ने उनके लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस करने वाले भारतीय यहूदियों को भी OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, देना और डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करना। जब पीएम मोदी वहां गए तो इजरायली संसद नेसेट को भारत के तिरंगों के रंगों से सजाया गया था। वहां मणिपुर की एक नेत्रहीन सिंगर, एक ब्लाइंड सिंगर डीना टेम्टे ने परफॉर्मेंस दी जिसने सभी को इमोशनल कर दिया। यह दिखाता है कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसता है। अब हर अच्छी कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। आइए इस रिश्ते के चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं। भारत के अंदर विपक्ष जैसे कांग्रेस और CPIM ने पीएम मोदी की इस यात्रा की कड़ी आलोचना की और इसे भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति के साथ धोखा बताया है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इसराइल के साथ बढ़ती हुई नजदीकी से ईरान और टर्की जैसे देशों पर प्रभाव पड़ा है। उन पर काफी टेंशन में है। उन्हें डर है कि भारत कहीं किसी एंटी अरब कैंप में ना चला जाए। और तो और इसराइल के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। जब पीएम मोदी नेसेट में भाषण देने गए तो वहां के कुछ विपक्षी नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वॉकआउट कर दिया था। हालांकि मोदी जी के सम्मान में वो वापस आ गए। तो हाँ, यह सफर इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? यह साझेदारी अब सिर्फ खरीद और साधारण नहीं है। खेत में पानी की एक एक बूंद बचाने से लेकर आसमान में आयरन बीम से देश को बचाने तक यह रिश्ता पूरी तरह होलसम व्यापक हो चुका है। भारत का विजन विकसित भारत 2047 है और इसमें इजराइल की हाई टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट मैच बैठती है। बहुत जल्द दोनों देशों के बीच एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA भी आ सकता है। 2026 में पीएम मोदी का नेसेट का संबोधित करना सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल हैंडशेक था। जो दुनिया का एक कड़ा मैसेज था कि भारत अब एक असर्टिव ग्लोबल पावर है जो अपने राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट के लिए खुद फैसला लेता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जियोपॉलिटिक्स का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.